अतृप्त दुल्हन एपिसोड 3। अग्रवाल परिवार अपने पैतृक गांव नामपुर पहुंच चुका था। रोहित ने भी आते ही अपने सवालों के जवाबों की खोजबीन शुरू कर दी थी। शाम को एक कॉल के बाद अमर और रेखा को उसी दिन फिर से जोधपुर के लिए निकलना पड़ गया। रोहित अब इस गांव में अकेला था और दीनू काका से रोहित को पता चला कि आज पूर्णमासी की रात है और उस रात यक्षिणी मानसी की शक्तियां चरम पर होती है। दीनू काका ने जैसे ही रोहित के चीखने की आवाज सुनी तो वो भागते हुए उसके कमरे की तरफ बढ़े, लेकिन तब तक रोहित भी बिस्तर से उठकर हॉल तक आ गया था, जहां उसने खिड़की से बाहर बरगद के पेड़ को देखते हुए काका से कहा, काका, ये सब क्या हो रहा है? तो दीनू काका ने रोहित की तरफ देखते हुए कहा, रोहित भाई साहब, कल पूर्णमासी की रात है ना, तो ये मान लीजिए कि ये तूफान से पहले की आहट है। आप ज्यादा मत सोचिए, बस कल रात आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। ये कहकर दीनू काका हॉल का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ चले गए और रोहित उस बरगद के पेड़ को देखते हुए वहीं खड़ा हुआ था। अगले दिन पूर्णमासी की रात थी और नामपुर के आसमान में जोरों की बिजली कड़क रही थी। सरपंच मनसुख के घर में 3 हट्टे-कट्टे आदमी खड़े थे और सामने था खुद मनसुख और उसके साथ था उसका बड़ा बेटा कार्तिक। कार्तिक की उम्र करीब 24 साल की थी। वहीं पास में ही मनसुख की पत्नी रत्ना अपनी बेटी के गम में आंसू बहाते हुए बैठी थी। रत्ना के अलावा सभी की आंखों में उषा की हत्यारी मानसी के लिए गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। मनसुख कुछ सोचते हुए आंगन में ही चहलकदमी कर रहा था और फिर अचानक से बड़बड़ाते हुए बोला, हमें ये मालूम नहीं था कि उषा इस तरह से नाक कटाकर शादी वाले दिन ही उस लड़के से मिलने चली जाएगी। खुद तो जान से गई, पर मेरी इज्जत भी पानी करके गई। मनसुख ने इतना कहा ही था कि पीछे से मनसुख की बीवी रत्ना रोते हुए बोली, अरे मैं तो पहले से ही कह रही थी, उसके मन मुताबिक लड़के से कर दो शादी। न वो संतोष से मिलने जाती और न ये सब होता। यानी कहाँ से वो चुड़ैल मानसी आ गई और फिर ये कहते हुए रत्ना और भी अधिक बिलखने लगी थी। तभी कार्तिक भी पीछे से बोल पड़ा, माँ, अब ये रोने का वक्त नहीं है। किसी भी तरीके से हमें उस यक्षिणी मानसी से पूरे गांव को मुक्त करना होगा। तब तक मनसुख चलते हुए पास ही रखी हुई एक संदूक तक आ गया था, जिसमें से उसने एक चांदी की तलवार निकाली और वहीं पर खड़े 3 लोगों से ऊंचे स्वर में बोला, ये चांदी की तलवार कोई आम तलवार नहीं है। ये करीब 500 साल पुरानी अभिमंत्रित तलवार है। अब इसका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। और फिर तलवार को सबसे करीब खड़े हुए आदमी को सौंपते हुए मनसुख ने कहा, जाओ, जाके उस यक्षिणी का सिर धड़ से अलग कर दो। वो तीनों आदमी तुरंत वहां से जंगल की ओर निकल गए। इधर कार्तिक हैरान सा मनसुख से सवाल करते हुए बोला, बापू, उस यक्षिणी से अपनी बहन का बदला हमें लेना था। आपने इन लोगों को क्यों भेजा? मनसुख ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, हम ठाकुर हैं। जब लोग हमारे लिए खतरा मोल लेने को तैयार हैं, तो हम क्यों खुद की जान खतरे में डालें? और मैं भी देखना चाहता हूँ कि बाबा की दी हुई ये चांदी की तलवार क्या सच में काम करती है। वही दूसरी ओर हवेली में रोहित मानसी से मिलने को बेताब लग रहा था। वो अपने कमरे से निकलने को ही था कि दीनू काका उसके सामने आके खड़े हो गए और उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, भाई साहब, आप सुरक्षित रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है।
आप कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा जो आपको खतरे में डाल दे। रोहित ने दीनू काका की ये बात सुनी और फिर तुरंत ही बोल पड़ा, तो फिर आप ही कुछ बता दीजिए मानसी के बारे में। जब से आए हैं तब से उस यक्षिणी का नाम लिए जा रहे हैं आप, लेकिन कुछ बता नहीं रहे। रोहित की इस बात से दीनू काका थोड़ा चिढ़ से गए और चिल्लाते हुए बोले, क्या बताऊं आपको, ये कि उस यक्षिणी को बांध के रखा था उस तांत्रिक ने, और फिर कैसे वो कुछ दिन पहले आजाद हो गई। पहले तो वो सिर्फ पूर्णमासी की रात को हमला किया करती थी, पर सरपंच की बेटी उषा को उसने सप्तमी की रात को मारा। भगवान जाने वो इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई। पता नहीं क्या कहे टूटने वाला है इस गांव पे। ये सुन रोहित अवाक रह गया। काका ने दोबारा से रोहित को समझाते हुए कहा, इस गांव की रात खतरों से भरी है भाई साहब, और आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। ये कहते हुए दीनू काका ने झट से कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया और वहां से चले गए। काका, दरवाजा खोलिए, जाने दीजिए मुझे। रोहित जोर जोर से दरवाजा पीटकर काका को आवाज देता रहा, पर दीनू काका उसकी बात अनसुनी करके वहां से जा चुके थे। रोहित बड़े ही गुस्से में था और उसने जोर जोर से दरवाजा पीट पीट कर तोड़ने की नाकाम कोशिश की और फिर थक हार कर एक तरफ बैठ गया। अब उसके मन में मानसी के बारे में जानने की जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ गई थी। दीनू काका के व्यवहार से उसे ये तो समझ आ गया था कि दीनू काका ने अभी उसे पूरी बात नहीं बताई थी। उसका तो मन हो रहा था कि बाहर जाकर वो मानसी को खोज ले, और आज तो पूर्णमासी की रात भी थी, वो जरूर बाहर मिल जाएगी। लेकिन इस बंद कमरे में कैद होने के बाद रोहित मात्र ये सब सोच सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। उधर वो तीन लोग कड़कड़ाती बिजली की आवाज और जोरदार बारिश के बीच जंगल में यक्षिणी मानसी को ढूंढ रहे थे। उनमें से एक के हाथ में वही चांदी की तलवार थी जो बिजली की चमक में और भी खतरनाक लग रही थी। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते रहे, खतरे की आहट भी बढ़ती जा रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। झाड़ियों से आ रही सरसराहट की हल्की सी आवाज भी उन्हें डरा रही थी। तभी उनके आगे से सन्न करके कोई भागता हुआ निकला। उसकी गति इतनी तेज थी कि जब तक कोई कुछ देख पाता उससे पहले वो घने जंगल में कहीं खो गया। जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था और तभी अचानक से एक जोरदार चीखने की आवाज ने उन तीनों को हिला के रख दिया। एक पल के लिए उनका कलेजा मुंह को आ गया। तीनों ने अपने कान बंद कर लिए थे, मगर आवाज इतनी तेज थी कि कान बंद करने के बाद भी उनके कानों से खून निकलने लगा था। और तभी अचानक सामने की झाड़ी से एक साया बाहर निकल कर आया, और जब तक वो कुछ समझ पाते उसने उन तीनों पर हमला कर दिया। इसके बाद उन तीनों की ऐसी जोरदार चीख निकली कि उस चीख ने जंगल के गहन सन्नाटे को भी भेद दिया था। उन आदमियों की जोरदार चीख हवेली में रोहित को भी सुनाई दी। ये आवाज तो जंगल की तरफ से आई है, रोहित ने मन ही मन हैरानी से कहा। वो अब कमरे से निकलकर यक्षिणी मानसी का सच जानने के लिए और भी ज्यादा बेताब लग रहा था। उसने इधर उधर नजर घुमाई तो खिड़की पर एक स्टील का तार लिपटा हुआ था। उसने उस तार को खोला और फिर उसी तार की मदद से दरवाजा खोलने के लिए कोशिश करने लगा। थोड़ी देर की कोशिश के बाद आखिरकार रोहित दरवाजा खोलने में सफल हो गया था। बाहर आते ही वो तेजी से जंगल की ओर दौड़ पड़ा। जंगल में घोर अंधेरा छाया हुआ था और जोरों की बारिश हो रही थी। रोहित अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट की
रोशनी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ा जा रहा था। तभी उसे झाड़ी के पास कुछ आहट सी महसूस हुई। उसने जब उस ओर देखा तो उसे एक परछाई सी नजर आई। रोहित ने थोड़ा घबराते हुए आवाज लगाई, कौन है वहाँ? पर वहां से कोई जवाब न आया। रोहित अब धीरे धीरे उस झाड़ी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन वहां पहुंच उसे कोई दिखाई नहीं दिया। रोहित ने राहत की सांस ली और पलटकर वहां से जाने को हुआ कि तभी उसकी नज़र अपने सामने पड़ी और कुछ देख वो एकदम से बहुत ज़्यादा घबरा गया। अचानक से उसके पैरों का संतुलन बिगड़ गया और वो वहीं पर धड़ाम से गिर पड़ा। वो नीचे पड़ा हुआ था और जैसे ही उसने अपनी नज़रें उठाई तो उसने देखा कि उसके सामने एक आदमी खड़ा था। रोहित बुरी तरह से डरा हुआ था। जब उस आदमी ने कुछ हरकत नहीं की तो रोहित ने भी हिम्मत जुटाकर अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट उस आदमी के चेहरे पर मारी और फिर जो उसने देखा वो उसके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। ये उन्हीं 3 आदमियों में से एक था जिसे मनसुख ने मानसी को मारने के लिए भेजा था। इस आदमी की दोनों आंखें गायब थी और पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। वो अपनी आखिरी सांसें लेता हुआ बस एक ही नाम ले रहा था, यक्षिणी, यक्षिणी करता हुआ वो रोहित के सामने वहीं गिर गया और उसकी मौत हो गई। रोहित घबराते हुए उठा और वहां से बेतहाशा भागने लगा। डर से उसकी हालत खराब होने लगी थी। भागते हुए रोहित जंगल में खो सा गया था और फिर भागते हुए जब वो जंगल के बीच आके रुका तो वहां का मंजर देख उसकी सांसें थम सी गई। बिजली की चमक में उसे पेड़ की टहनी से एक आदमी की लाश उल्टी लटकी हुई नजर आई और पास ही जमीन पर एक और आदमी की लाश पड़ी हुई थी। ये भी वही आदमी थे जो मनसुख ने भेजे थे। इनकी भी आंखें गायब थी और चेहरा खून से सना हुआ था। मौत का ऐसा मंजर देख रोहित का शरीर सुन्न पड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। आखिर क्या कहानी है मानसी की?